Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing the topic prolapse intervertebral disc, today we will discuss about its physiotherapy management. So first of all we will talk about aims और goals कि हम लोग को क्या क्या चीज़ों पे वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले टू रिलीव पेन, नेक्स्ट है टू प्रमोट मसल रिलैक्सेशन, मसल्स में जो उसके तनाव होगा उसको रिलीज करना, रिलीव स्वेलिंग ऑफ द पार्ट, अगर वहाँ स्वेलिंग है तो उस स्वेलिंग को कम करना, रिलीव प्रेशर फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही थी, खिसक रही थी, वो नस को दबा रही थी, तो उस नस को दबने की वजह से जो फीचर्स आ रहे थे उसको कम करना, टीचिंग द पेशेंट, पेशेंट को फिर बताना, ठीक है, कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना है उनको, फिर टीचिंग इज ईजी स्पाइनल मूवमेंट डन विद इन द रेंज ऑफ पेन, जितने पे वो पेन बर्दाश्त कर ले उतने पे उसके स्पाइन के मूवमेंट बताना कि कैसे करना है, कितना झुकना है, कितना नीचे कितनी हाइट पे बैठना है, वगैरह वगैरह चीज़ें उसको बतानी हैं कि ताकि उसका पेन और ना बढ़े और वो अपना काम भी कर ले। जर्नल एक्टिविटीज़ आर एंकरेज, और ये नहीं करना है कि उसकी जनरल जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बंद कर देना है। जब उसकी कंडीशन जैसे जैसे इम्प्रूव करेगी वैसे वैसे उसको अपने रूटीन वाले कामों को फिर से शुरू करना है। मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द नर्व रूट, नर्व रूट कंप्रेस होने की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी उसको वापस अपने काम पे लाना जैसा वो पहले था। नेक्स्ट है टीचिंग प्रिवेंशन, और उसको क्या नहीं करना है ये सारी चीज़ें भी उसको बतानी है कि क्या करने से उसकी दिक्कत बढ़ सकती है तो उसको नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू रिलीफ पेन। तो जब पेशेंट आता है तो एक्यूट कंडीशन में आता है, ठीक है, तो एक्यूट कंडीशन में जब आएगा तो पेशेंट को सबसे पहले हम बताएंगे, कहेंगे रेस्ट लीजिए, आराम करिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि लेटिए तो हार्ड सरफेस पे लेटिए, ठीक है, ठीक, चारपाई पे या ऐसी चीज़ पे मत लेटिए जिससे आपके स्पाइन का शेप या अनइवन प्रेशर पड़े आपके स्पाइन पे, ठीक है, तो इसलिए हार्ड सरफेस पे लेटने के लिए बोलेंगे। पेशेंट इज टॉट टू परफॉर्म द मूवमेंट विद इन द पेन लिमिट, और काम उतना ही करना है जितने पे उसको पेन ना हो, ऐसा काम कुछ नहीं करना है जो उसके पेन को या दर्द को बढ़ा दे। मसाज इन दी फॉर्म ऑफ इफ्राज, मसाज करेंगे उस पार्ट का जिस पार्ट में उसके दिक्कत होगी, उस पार्ट को मसाज देंगे और वो भी स्पेसिफिक इफ्लूराज मसाज। हॉट फॉर्मेंटेशन विद हॉट वाटर बैग, हीट पैक्स और हीटिंग मोडालिटीज, तो अगर सेंटर पे आता है तो हीटिंग मोडालिटीज हॉट पैक्स यूज करेंगे, और अगर घर पे करना हो तो घर के लिए उसको हॉट वाटर बैग से सेकाई करने के लिए बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है प्रमोटिंग मसल रिलैक्सेशन, उसकी मसल्स को कैसे आराम दे, क्योंकि इतने दिन दर्द होने की वजह से, गलत पॉस्चर होने की वजह से मसल्स टाइट हो गई होंगी, पहले की तरह नहीं रहेगी, उसमें तनाव आ गया होगा, तो उसको रिलैक्स करना है हमको। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, हम ट्रैक्शन यू देंगे उसको, ठीक है, अब चाहे वो स्किन ट्रैक्शन हो चाहे वो लंबर ट्रैक्शन हो, दोनों ही चीज़ हम दे सकते हैं। खिंचाव देना, खिंचाव देने से क्या होगा, उसमें स्ट्रेच होगी मसल्स वहाँ की, जब स्ट्रेच होगी तो वो जो तनाव जो ऐठन होगी वो थोड़ी सी ढीली पड़ेगी। नेक्स्ट है हीट थेरेपी कैन बी प्रोवाइडेड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक HWD IRR, तो अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो उसमें डीप हीटिंग, क्योंकि ये डीप स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो इसलिए हम डीप स्ट्रक्चर वाली चीज़ों को देंगे, तो उसके लिए हम HWD लगा सकते हैं और IRR लगा सकते हैं। IRR सुपरफिशियल है तो ऊपर की जो मसल्स होंगी उनको रिलैक्स करने के लिए हम IRR लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीव स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो हमको अब स्वेलिंग में आराम दिलाना है, उसको स्वेलिंग कम करनी है, और न्यूरोलॉजिकल या नर्व के दबने से जो दिक्कत आ रही है, नर्व के कंप्रेस होने से जो दिक्कत आ रही है उसको भी रिलीज करना है। तो कैसे, पेशेंट इज एडवाइज्ड टू डू सम स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइजेज, तो पेशेंट को हम स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज बताएंगे, ठीक है, ये भी उतनी ही करनी है जितना वो दर्द बर्दाश्त कर ले, उतने ही लिमिट तक करना, और स्ट्रेट लेग रेजिंग बताएंगे, इससे क्या होगी, उसकी बैक की मसल थोड़ी सी मजबूत होगी, ठीक है, तो जो स्वेलिंग होगी, ठीक है, वो कम हो जाएगी, ना मूवमेंट होने की वजह से जो उसमें स्वेलिंग आ गई होगी, ठीक है, वो कम हो जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पहली एक्सरसाइज है, ये ब्रिजिंग। इसमें करना क्या, पेशेंट सुपाइन लाइन में लेटता है, नी को मोड़ता है और फिर हाथ को साइड में रखता है और फिर बीच से कमर को उठाता है। तो जैसे पुल बन जाता है उसी तरह से कि पुल दो सिरों से अटैच रहता है जमीन से और बीच से हवा में रहता है। तो उसी तरह से आपकी कमर वाला पार्ट जो है वो हम अब इतना नहीं उठाना है एक बार में, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। जितने पे उसको पेन ना हो उतने पे उसको इनिशिएट करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है ये देखिए, इसमें पेशेंट प्रोन लाइन में लेटा रहेगा, ठीक है, एकदम ठीक। तो सबसे पहले वो हाथ के सपोर्ट से अपने चेस्ट को उठाएगा, ठीक है, फिर और थोड़ा सा उठाएगा, फिर चेस्ट के बाद वो एब्डोमेन से थोड़ा सा उठेगा, ठीक है, और फिर चौथे में वो हाथ को थोड़ा सा और स्ट्रेच करेगा। तो इससे क्या होगा, इसके बैक में इसके स्ट्रेच आएगा, ठीक है। तो उससे जो स्लिप डिस्क होगी, यानी जो, क्योंकि डिस्क जो है आपकी पीछे की तरफ खिसकती है या पीछे और बाहर की तरफ, पोस्टीरियर लेटरल, तो इन दोनों ही डायरेक्शन में खिसकती है। तो इससे क्या होगा, डिस्क अपनी जगह वापस आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही लेकिन आ सकता है इस एक्सरसाइज से। और जो कमर की मसल्स हैं जो वीक हो गई थी वो भी स्ट्रांग होंगी। तो ये जो 1 2 3 और 4 स्टेप है, ये स्टेप बाय स्टेप करना है, धीरे 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 बढ़ाना है, एक दिन में नहीं करना है ये। फिर लेटर ऑन 1 राइट आर्म एंड 1 लेफ्ट लेग and then with other limb alternatively and then all 4 limb stretch upward with the pain limit। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है पेशेंट को, इसका थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है एक्सरसाइज की वो थोड़ी सी बढ़ानी है, ठीक है। इसमें करना क्या है, पेशेंट प्रोन लाइन में यानी पेट के बल लेटेगा, ठीक है, और इसमें एक हाथ और उसका अपोजिट वाला पैर हवा में उठाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी को वो दूसरे साइड करेगा, दूसरा हाथ और उसके अपोजिट वाला पैर उठाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो ये इसमें जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें देखिए इस फीमेल ने लेफ्ट हैंड और राइट लेग उठाया हुआ है, ठीक है। उसी के नेक्स्ट नीचे वाले डायग्राम में देखिए इसने राइट हैंड और लेफ्ट लेग उठाया हुआ है। इन दोनों को करने के बाद पेशेंट को क्या करना है, अपने दोनों पैर और दोनों हाथ को ऐसे उठाना है जैसे धनुष धनुष बन जाता है ना, या जैसे कटोरा, ठीक, उस तरह से पाइवट, ठीक है, जैसे आपका पाइवट हो जाता है या ये कह लीजिए जैसे धनुष हो जाता है वैसे, उस तरह से करना है। लेकिन ये इंप्रूव करते जैसे जैसे दर्द में कमी आएगी वैसे करना, एक बार में नहीं करना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये कोई भी एक्सरसाइज एकदम से नहीं बढ़ानी है या पहले ही दिन से इसको टिपिकल नहीं बनाना है, धीरे 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 शुरू करना है इसकी इंटेंसिटी को। नेक्स्ट है टीचिंग द पेशेंट। अब पेशेंट को हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसे नहीं करनी है, ठीक है, डोंट्स, क्या उसे नहीं करना है। तो सबसे पहले पेशेंट शुड अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, उसको भारी सामान नहीं उठाना है बिल्कुल भी। नो फ्लोर सिटिंग, जमीन पे नहीं बैठना है। इंडियन टॉयलेट शुड बी अवॉइड, कोशिश करें कि वो इंडियन टॉयलेट ना यूज करे, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करे। स्क्वाटिंग इज प्रोहिबिटेड, पलथी मार के बैठना तो बिल्कुल मना है, चाहे वो जमीन पे बैठे चाहे वो बेड पे बैठे, पलथी मारना बिल्कुल मना है। नो प्रोलॉन्ग सिटिंग, ज़्यादा देर तक नहीं बैठे रहना है एक पोजीशन में। अवॉइड लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा नहीं करनी है उसको। नो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना है उसको। अवॉइड हाई हील्स, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल्स को फुटवेयर जो है वो हाई हील्स वाले नहीं पहनने हैं। नो ड्राइविंग स्पेशली ऑन 2 व्हीलर्स, कोशिश करनी है कि ड्राइव ना करना पड़े, और इनकेस अगर करना भी पड़े तो 2 व्हीलर को तो जरूर अवॉइड करें। फ्लेक्शन एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड, आगे झुकने वाली एक्टिविटीज़ कम से कम करनी है क्योंकि इससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हमको फ्लेक्शन वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ना के बराबर करनी है, ठीक। नेक्स्ट है टीचिंग इजी स्पाइनल मूवमेंट। अब हमको थोड़ा सा और एक्सरसाइजेज उसमें ऐड करनी है। तो आफ्टर 4 to 6 days एक्यूट पेन डिक्रीज, 4 से 6 दिन बाद अगर पेशेंट एक्यूट, जैसा कि मैंने बताया था कि एक्यूट केस में आता है, तो 4 से 6 दिन में उसका जो पेन है वो कम हो जाता है। एंड पेशेंट लर्न द वे टू कंट्रोल द सिम्टम, और जो उसके सिम्टम आते हैं उन पे भी वो कंट्रोल करना सीख जाता है कि उसे क्या नहीं करना है जिससे उसका पेन ना रहे, उसको पेन ना हो। तो वो इतने दिन में सीख जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अपने सिम्टम पे, पेन के सिम्टम, स्वेलिंग, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पे कंट्रोल करना आ जाता है उसको। पेशेंट इज टॉट टू रॉक द पेल्विस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो एक एक्सरसाइज और ऐड कर देते हैं, इसमें पेशेंट क्या करता है, क्वाड्रिपुट पोजीशन में रहता है, ठीक है, जैसे एक जानवर रहता है, हाथ और नीज के बल पे, ठीक है, और बीच का जो पोर्शन है आपका वो हवा में रहता है जैसे कि इसमें है। तो इस पोजीशन में आप देखिएगा तो ये जो फीमेल है, फीमेल के
कमर के ऊपर लाइट ब्लू कलर से है और सर के नीचे लाइट ब्लू कलर से है नाक के पास। तो ये पोजीशन है इसकी इमेजिनरी कि ये ऊपर जा रही है और नीचे। तो ये बीच का और ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो ये दिखा रहा है कि एक बार लंबर जो वर्टिब्री वाला पोर्शन है उसको इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है, और अंदर की तरफ ढकेलना है, ऊपर ले जाना है और अंदर की तरफ ढकेलना है। इसको हम रॉक पेल्विस एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें पेल्विस जो है जैसे रॉक होता है ना, चट्टान, उसकी तरह उठेगा और फिर दबेगा, उठेगा दबेगा, तो उसी तरह से, इसीलिए इसको रॉक पेल्विस एक्सरसाइज भी बोलते हैं, ठीक है। Now patient is taught to hold the spinal extension position to strengthen the muscles of back and abdomen। तो जो हम एक्सरसाइजेस पीछे कर रहे थे वो हम सिर्फ मूवमेंट बता रहे थे, वहां उसको होल्ड नहीं करना था, रोके नहीं रहना। लेकिन अब कंडीशन इंप्रूव होने पे अब हम उससे कहेंगे कि चीजें होल्ड, मतलब अपनी पोजीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको होल्ड रखे। जैसे कि हमने बात की थी ब्रिजिंग की, तो ब्रिजिंग को उसको होल्ड करना है कुछ देर तक, ठीक है। उसको फिर क्या नाम है, चेस्ट को जो उठाना वाला एक्सरसाइज थी, सेकंड एक्सरसाइज, उसको भी होल्ड करके रखना है। फिर एक पैर एक हाथ उठाने वाली जो एक्सरसाइज थी उसको भी होल्ड करके रखना है। तो अब इसको अपनी होल्ड की टाइमिंग बढ़ानी है। पहले वो होल्ड नहीं कर रहा था, पहले सिर्फ वो उस डायरेक्शन में, उस पोजीशन में मूव कर रहा था अपनी स्पाइन को, लेकिन अब उसको होल्ड भी करना है ताकि वहां की जो मसल्स है, बैक की मसल्स और एब्डोमेन की जो मसल्स है वो मजबूत हो जाए, ठीक है। पेशेंट डज नॉट होल्ड द ब्रीथ एज इट इंक्रीजेज द इंट्राडिस्कल प्रेशर। तो इस दौरान जब भी एक्सरसाइज करेगा रोकने वाली, तो इस समय वो अपनी सांस को नहीं रोकेगा, अपनी सांस को निरंतर जैसे लेते हैं वैसे लेता रहेगा, रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो रोकेगा तो इससे होता क्या है कि उसका जो डिस्क का प्रेशर है, ये इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है उसका जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब और ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके प्रोट्रूड होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वजह से ये अवॉइड करना है। फिर जनरल एक्टिविटीज़ आर इंकरेज, तो उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है अब हमको उसको बढ़ावा देना चाहिए जो वो बंद कर चुका था, ठीक है। कि दर्द हो रहा है तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, दर्द हो रहा है तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं पहले करता था, ठीक है, पहले मैं टहलने जाता था अब मैं जा नहीं पा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो अब हमको इसको एंकरेज करना चाहिए। तो इट इज़ वेरी, ये सबसे ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ ये सबसे ज़रूरी होता है कि पेशेंट को अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में लाना है, अच्छी आदतें जो हैं उसको फिर से शुरू करना है। तो जैसे पेशेंट इज़ एंकरेज टू वॉक फॉर फ्यू मिनट्स इन फ्रेश एनवायरनमेंट, खुली हवा में उसको टहलने के लिए बोलेंगे जो वो पहले करता था, ठीक है, दर्द की वजह से बंद कर दिया है अगर, तो उसको फिर से शुरू करने के लिए बोलेंगे। पेशेंट कैन वॉक ट्वाइस अ डे फॉर फ्यू मिनट्स विद इन पेन टॉलरेंस, तो पेशेंट दिन में 2 बार टहल सकता है, सुबह शाम, ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से। लेकिन उसको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि दर्द ना बढ़े उसका, ठीक है। नो एक्स्ट्रा एक्सर्शन इज अलाउड फॉर द पेशेंट, और इस दौरान उसको कोई एक्स्ट्रा एक्सर्शन नहीं लेना है, रनिंग नहीं करनी है, वजन नहीं उठाना है, ठीक है। ये नहीं कि अब हम टहलने लगे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अब हम सही हो गए, ये नहीं, एक्सर्शन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग करनी है उसको, कोई तनाव नहीं लेना है कमर पे। मेंटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द नर्व रूट, ठीक है। तो इफ द नर्व रूट आर इन्वॉल्व देन मोबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय परफॉर्मिंग एसएलआर, तो उसको हम, अगर नर्व रूट इन्वॉल्व कैसे होगा ये तब पता चलेगा जब उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होंगे, झंझनाहट, सुन्नपन, कम पता चलना, ठीक है, सेंसेशन का, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एसएलआर एक्सरसाइज, एसएलआर करने से क्या होता है, जो आपकी नर्व होती है वो स्ट्रेच होती है, जब स्ट्रेच होगी तो उसका कंडक्शन इंप्रूव होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको एसएलआर बताएंगे। नेक्स्ट है स्पाइनल सपोर्ट लाइक लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस और थोरैकोलंबर ऑर्थोसिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेस, तो हम उसको एक सपोर्टिव डिवाइस देंगे ताकि इस दौरान उसकी कमर पे ज़्यादा लोड ना पड़े जब वो एकदम रिलैक्स कर रहा हो, ठीक है। तो उसको ज़्यादा उसकी कमर की मसल्स पे या वहाँ की वर्टिब्री पे लोड ना पड़े ज़्यादा, तो इसके लिए हम उसको एक सपोर्टिव डिवाइस देते हैं जिसको हम ब्रेस बोलते हैं। तो कमर में बांधने वाली जो आप सिंपल बेल्ट जिसे बोलते हो, कमर की बेल्ट, ठीक है, बांधने के लिए सपोर्ट, ठीक है, लंबर बेल्ट जिसे बोलते हो, उसी को हम बोलते हैं। तो लंबोसैक्रल यानी कि जब आपका डिस्क बल्ज लंबर और सैक्रल के बीच में होगा तो हम उसे लंबोसैक्रल डिस्क ऑर्थोसिस यानी कि बेल्ट देंगे, और अगर लंबर के ऊपरी हिस्से पे होगा, ठीक है, या थोरैसिक और लंबर के बीच में होगा तो उसको हम थोरैको लंबर देंगे, ठीक है, बेल्ट देंगे, उसको ऑर्थोसिस देंगे। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं लंबोसैक्रल बेल्ट आप देख रहे होंगे, तो ये देखिए इसकी लंबर और सैक्रल वर्टिब्रा को उसने पकड़ के रखा है, कंट्रोल करके रखा है, ठीक है।
और यही दूसरी तरफ आप देखेंगे थोरैकोलंबर, तो ये देखिए आपकी रिब्स से शुरू हो रहा है, यानी कि आपकी जहां से एब्डोमेन शुरू होता है वहां से ये शुरू हो रहा है और ये लंबर रीजन तक जा रहा है सपोर्ट, ठीक है। तो ये थोरैकोलंबर है, थोरैसिक वर्टिब्री और लंबर वर्टिब्री को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट है टीचिंग प्रिवेंशन। अब उनको ये बताना है कि कैसे आपको दोबारा ये दिक्कत ना हो, इससे अवॉइड करना है, ये दोबारा दिक्कत ना हो, आपको बचना कैसे है कि ये दोबारा प्रॉब्लम आपको ना हो। तो पोस्चरल अवेयरनेस इज टॉट, उसको बताना है कि कैसे किस पोस्चर में बैठना है, क्या पोस्चर आपके लिए सही है, ठीक है, क्या पोस्चर आपके लिए गलत है, जो नहीं करना है, ये सारी चीजें उसको पोस्चरल अवेयरनेस बताएंगे। ट्रंक स्ट्रेंथिंग एंड एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज आर टॉट, तो ट्रंक की आपकी कमर से ऊपर जो ट्रंक वाला हिस्सा होता है उसकी एक्सरसाइजेज बताएंगे ताकि आगे वो आगे के लिए मजबूत हो सके, आगे के लिए तैयार हो सके, तो उसकी एक्सरसाइजेज बताएंगे उसको, ठीक है। और रिपीटेडली उसको करें तो इसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस। जब किसी काम को हम एक बार करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, लेकिन जब उसी काम को हम कई बार रिपीटेडली कर सकते हैं सेम पावर के साथ तो उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस। काम करने की क्षमता, एक होता है ताकत और एक होती है क्षमता, ठीक है। ADR आर प्रोमोटेड बाय एक्सप्लेनिंग हाउ वर्क कैन बी परफॉर्म इफेक्टिवली, और उसको हम ये भी सिखाएंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस तरीके से आप पहले काम करते थे उसी तरीके से आप काम कर पाएंगे। जैसे किसी सामान को उठाना, किसी चीज को उठाना, कि कोई चीज उतारना, तो उसको हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम जमीन पे कोई चीज पड़ी है तो उसको हम पूरा आगे झुक के नहीं उठाएंगे, हम उसको कैसे उठाएंगे, उस सामान के पास जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम अपनी नी को बेंड करेंगे, ठीक है, और फिर नी को बेंड करते हुए हम कमर को सीधे रखते हुए नीचे जाएंगे और अपने साइड पोजीशन से हाथ से उठा लेंगे उस सामान को, तो इसमें कमर पे कोई जोर नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें उसको बताएंगे कि काम को आसानी से भी किया जा सकता है, जैसे आप पहले करते थे ऐसा जरूरी नहीं है, इसको और आसान तरीके से भी किया जा सकता है कामों को, और वो आपका काम भी होता रहेगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। और इसी के साथ आपका ये PIVD चैप्टर कंप्लीट होता है।